क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। Following are the statements of balance sheet of HB Limited. Non-current assets, PP। अच्छा, ये ऐसा अजीब सवाल था कि इसमें कैरिंग अमाउंट्स गिवन है, तो ये सारी की सारी क्या थी? कैरिंग अमाउंट्स। पीपी की कैरिंग अमाउंट गिवन है, इसकी कैरिंग अमाउंट, इंटेंजिबल्स की कैरिंग अमाउंट गिवन है, स्टॉक की कैरिंग अमाउंट्स गिवन है, डेटर्स की कैरिंग अमाउंट्स गिवन है, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी की कैरिंग अमाउंट गिवन है। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस था। एक एक्सपेंसेस पेबल की कैरिंग अमाउंट्स गिवन है। अब अगर एक्रूअल अकाउंटिंग हुई तो इनकी टैक्स बेस इसके बराबर होगी, और अगर कैश अकाउंटिंग हुई तो इनकी टैक्स बेस 0 होगी। ऑल पीपी वर परचेज्ड इन जनवरी 11। सारा पीपी जनवरी 11 में ख़रीदा था। जनवरी 11 का मतलब है कि यकम जनवरी 11 को ख़रीदा था, तो 11-12 यहाँ तक पहुँचते हुए 2 साल डिप्रिशिएट हो चुके हैं। सारा पीपी जनवरी 11 में ख़रीदा था, 11-12-13 यहाँ तक पहुँचते हुए 3 साल डिप्रिशिएट हो चुके हैं। चलें आगे पढ़ें। ऑल एसेट्स आर बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये तो काउंटिंग वालों की बात है। टैक्स वाले कहते हैं कि 35% बैलेंस यूज करना है रिड्यूसिंग बैलेंस पे। आप बता दें, अगर मेरा एसेट की बीवी 72250 है और मैंने 11 में खरीदा था, तो फिर मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी रिवर्स वर्किंग से। तो कॉस्ट निकालने का क्या तरीका है? अब कॉस्ट निकालने का ये तरीका है कि मैं एक वर्किंग करता, कॉस्ट को लेता 100, क्योंकि टैक्स वालों की डब्ल्यूडीबी मैंने निकालनी है ना, उसके लिए भी मुझे कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट को लेता 100, सारा डेटा दिया हुआ था। फिर डेप्रीसिएशन 11 की एट द रेट ऑफ 15%। कितना आ गया? 15। जवाब 85। ये डेप्सियन होगी 11 की। फिर मैं डेप्सियन रिकॉर्ड करता एट द रेट ऑफ 15%, 12 की। ये मैं परसेंटेज में कर रहा हूं, समझने कैलकुलेशन। कितना हो गया? 85 इंटू 15%। पॉइंट्स भी बता दीजिएगा, इधर पॉइंट्स बता दिया करें। 12.8। जवाब 12.75 आ रहा होगा, तो 72.25। ये फिगर पड़ी हुई है 72250, लकीली 72.25 पे। अब मैं कॉस्ट निकालता हूं। कॉस्ट इज इक्वल टू 72250। अगर गिरते गिरते 72.25% पे पड़ा है, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 100% कितना है? 1 लाख। और जिस किसी को तसल्ली ना होती, वो 1 लाख को शुरू में रख के फॉरवर्ड चल के देख लेता, बीवी 72250 ही आ रही है। फॉर्मूला लगा के 1 लाख निकालें, जैसे मर्जी 1 लाख निकालें, तो कोई मसला ही नहीं, जैसे मर्जी 1 लाख निकालें। अच्छा, अब अगले इस साल की डिडक्शन कैसे निकलेगी? ये तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ गई, इसके ऊपर लगाएं जरा 15%। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे लगाएं 15%, 72250 पे 15%, 10837। अब 72250 में से 10837 माइनस करें, 61413। तो ये अगले साल की बीवी भी सही आ गई। तो ये सारा डाटा आ गया किनका? अकाउंटिंग वालों का। अब आगे तो एक आसान सी एक्सरसाइज थी, आप लोगों ने 35% ऑप्शन यूज करनी थी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो वो तो अब मैं आपको नहीं करवा रहा, वो तो जो है वो मैं आपको सॉल्यूशन के अंदर दिखा देता हूं, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टैक्स बेस एसेट बाय कब किया? 2011। कॉस्ट बड़ी मुश्किल से कितनी निकाली है? 1 लाख। 1 लाख को पहले साल 35%, दूसरे साल 35%, 11 में, 12 में और 13 में।
आप मुझे बता दें कि खरीदा कब है? 11 में। तो 11, 12, 13 सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? DTL स्लैश 31/12 का निकालना था सिर्फ, और 31/12/13 का निकालना था, और DTE निकालना था, CTE नहीं निकालना था, DTE निकालना था फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13। ये DTE वही है जो नोट में CTE DTE के नाम से जाता है, ये वो वाला DTE है, तो बस DTE निकालना था। तो वो तो ये जब कैलकुलेशंस दोनों हो गई तो इनका टी काउंट बना के DTE निकालना था, तो इनका टी काउंट बना के DTE निकाल लेना था। अब मुझे चाहिए टैक्स बेस 31/12/12 की और 31/12/13 की। तो 31/12/13 में ये टैक्स बेस यूज हो जानी थी और 31/12/12 में ये टैक्स बेस यूज होनी थी। अब इस वर्किंग को दिखाना तो बिल्कुल यूजलेस सा होगा। अभी आप लोगों ने अकाउंटिंग वालों की कैरिंग अमाउंट देख ली है, टैक्स बेस अभी बड़ी मेहनत से मैंने निकाली है 42250, आसान तरीके से, लंबा थोड़ा सा काम था, ये टैक्स बेस निकल आई। आगे चलें। स्यापा तो इंटेंजिबल्स में था, स्यापा यहां तो था ही नहीं, स्यापा तो इंटेंजिबल्स में था। इंटेंजिबल्स की बीवी क्या आ रही है? 16,000 और 13,964। तो इंटेंजिबल्स की बीवी आ रही है 16,000 और बोलें 13,964। अभी तक मुझे तो ये डेटा अवेलेबल है, ये अकाउंटिंग वालों की बीवी है। A software costing 15 was developed by company in 11 and company started its amortization in 12 at the rate of 10% using straight line method. At the rate of 10% using, develop कब हुआ है? 11 में। develop कब हुआ है? 11 में। तो amortize होना लेकिन कब से अनलकीली शुरू हुआ है? 12 से। तो मेरे ख्याल से अकाउंटिंग वालों ने 15,000 माइनस, बोले 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 माइनस, यार क्या लोग हैं यार, बोल दें यार, 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, 15,000 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 13,500। 16,000 में 13,500 इसकी बीवी पड़ी है। ये इंटेंजिबल्स का कैरेट डाउन है, ये मेरे सॉफ्टवेयर का कैरेट डाउन है। इंटेंजिबल में एक चीज पकड़ी गई, सॉफ्टवेयर, और फिर ये दोबारा 1,500 से डेप्रिशिएट हुआ होगा 12,000। आगे चलें। टैक्स वाले इसको खर्चे में डाल देते हैं, ये टैक्स वालों की बातें अभी ना बताएं मुझे, क्योंकि एक छोटा सा अकाउंटिंग वालों की एक चीज अभी रहती है। अदर इंटेंजिबल्स वर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 11। बाकी इंटेंजिबल्स कब परचेज किए हैं? सारे इंटेंजिबल में एक था सॉफ्टवेयर, उसका बता दिया, अदर भी होंगे लाइसेंस और पता नहीं कौन कौन से। अदर इंटेंजिबल्स वर परचेज्ड एट 1 जनवरी 11। HB amortized them at अदर्स को 15 पे। ये कौन से इंटेंजिबल्स हैं टोटल? उनमें ये कौन सा है? अदर्स वर परचेज्ड इन 11। जरा जगह बनाओ। अदर्स वर परचेज्ड इन 11 ऑन 1 जनवरी 11। ये कॉस्ट मिसिंग है। अदर्स वर परचेज्ड इन 11। 16,000 माइनस 13,500 करें, ये 2,500 कितने लोगों ने निकाल लिया था पेपर में? ये जरा आप मुझे समझा दें कि ये 2,500 क्या है, व्हाट इज दिस? सारे इंटेंजिबल्स की बीवी क्या है 12 की रात को? 16,000। अगर आप निकालना चाहते हो तो यहां पे बेशक निकाल लें, वो मैं कुछ नहीं कह रहा, आप यहां पे निकाल लें बेशक। सारे इंटेंजिबल्स की बीवी क्या है? 16,000। या ये 16 IAS 38 टाइप सवाल था, ये कहाँ IAS 12 का सवाल था? IAS 12 के सवाल में तो डिडक्टेबल और टैक्सेबल चीजें टेस्ट करता है, ये तो रिवर्स वर्किंग हमारी चेक कर रहा था। ये कौन सा, ये IAS 12 के कॉन्सेप्ट तो नहीं थे। मेरा जरा IAS 12 वीक हो गया, वो पुठिया फिगर नहीं निकालनी आंदी है, R1 जाके पढ़, इसका कोई ताल्लुक नहीं है सारे सवाल का IAS 12 से। IAS 12 की कोई एडजस्टमेंट डाली होती तो मैं आपको बताता, फिर ये तो रिवर्स वर्किंग्स का सवाल था। तो आप बता दें बाकी इंटेंजिबल्स 2,500 हैं, ये कितने कितने परसेंट अमोर्टाइज हुए हैं?
15%। कौन से मेथड पे? स्ट्रेट लाइन। तो फिर ये कॉस्ट इनकी 100 अमोर्टाइज हुए होंगे, असल में ये निकालने लगा ना कॉस्ट इनकी 100, तो ये अमोर्टाइज हुए होंगे 15, फिर अमोर्टाइज हुए होंगे 15, तो ये क्या आ गया 70। 2500 किस पे पड़ा है? तो मेरे कैलकुलेटर मुझे कितना दे दो 100। यहां से इसकी कॉस्ट निकल आनी थी। जी बोलें। 3571। अब अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें क्योंकि मुझे बीवीज वगैरह चाहिए। वैसे तो ये वाली और ये वाली बीवी चाहिए, आगे गुजारा वैसे ही चल सकता है, लेकिन चलें 530 नहीं, इतना वो ना करें ना, बस 536। अच्छा, कैरी डाउन 30, अब स्ट्रेट लाइन है, -536 2499, लीव इट, छोटी छोटी चीजें ना किया करें। 536 वैसे ये ऊपर से भी निकल रहा था 1964, वो वैसे भी यही निकल रहा है 1964। अब मेरे ख्याल से ये निकल आई हैं कैरिंग अमाउंट्स। ये थी कैरिंग अमाउंट टोटल, अभी टैक्स बेस की बात ही नहीं की मैंने, ये थी कैरिंग अमाउंट टोटल। ये है कैरिंग अमाउंट का ब्रेकअप। ये टोटल कैरिंग अमाउंट है, ये सॉफ्टवेयर की है उसमें से, और उसमें से ये बाकी इन टेंजिबल्स की है। अब टैक्स बेस निकालना तो कोई कमाल नहीं। इस 15,000 को डेवलप करना शुरू किया था 11 में, और टैक्स वालों ने 11 में ही इसको कह दिया था खर्चे में डाल दो, इसलिए 11 की करंट टैक्स की वर्किंग में ये माइनस हुआ होगा। टैक्स बेस इसकी 0 है यहां पे, इसलिए इस वाले की टैक्स बेस 0 लेनी थी, इसकी टैक्स बेस मेहनत करके निकाल लेनी थी, क्योंकि इसकी कॉस्ट अल्लाह का शुक्र है निकल आई है। इसकी टैक्स बेस मेहनत करके निकालनी थी, वो मैं देख लेता हूं 3571 की, अल्लाह करे निकली हो टैक्स बेस कहीं सोल्यूशन में। 3571, ओहो हम इन चक्रों में कहां पड़े हैं, इंटू 20% कर देना चाहिए था इंटू इंटू मतलब इंटू 10% करना चाहिए था ना, वो हमने बहुत ज्यादा साइंसदान बने कि 3571 इनकी कॉस्ट है, तो बताओ दूसरे साल की बीबी कितनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो 3571 कॉस्ट है, तो बताओ तीसरे साल की बीबी कितनी है। बहुत ही ज्यादा फन्ने खां बन गए हम, हमें सीधे तरीके से अमोर्टाइजेशन माइनस करनी चाहिए थी, इन चक्रों की बजाय हमें करना चाहिए था 3571 माइनस एक साल की अमोर्टाइजेशन माइनस अगले साल माइनस अगले साल। समझ आ गई बात? तो पहले साल की बीवी कितनी है टैक्स वालों की 80%, दूसरे साल की, और भाई ये यहां खरीदा हुआ है ना, तो 3। अब टैक्स वाले देखते हैं कौन सा रेट लगा रहे हैं, टैक्स वाले देखते हैं कौन सा रेट लगा रहे हैं, टैक्स वाले लगा रहे हैं 10% स्ट्रेट लाइन। तो फिर 3571 माइनस 357 माइनस 357 माइनस 357, इस तरह कर देते आप लोग। हमने तो बहुत ज्यादा बोंगी मारी हुई है सोल्यूशन के अंदर हमने पता नहीं क्या क्या डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80। समझ आ गई बात? तो बी वही आ जानी थी, टी काउंट बना लेना था आप लोगों ने। आगे हण मैं मुंह की कहता हूं वक्त दसेगा, चल अगे चल। स्टॉक फिगर इन द बैलेंस शीट इज आफ्टर एनआरवी लॉस ऑफ 200 एंड 300 इन 2012 एंड 13। टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट अलाउ एनआरवी लॉस। तो सिर्फ 2013 को डिस्कस कर लेते हैं, खाली 2013 को। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट आ रही है 6000। इस तक पहुंचते हुए एनआरवी लॉस कितना माइनस हो चुका है 300। मैं 2013 की बात कर रहा हूं, 300 और 300 इस तक 13 की बात कर रहा हूं, इस तक पहुंचते कितना एनआरवी लॉस माइनस हो चुका है 300। तो जवाब इसका मतलब है कॉस्ट 6300 थी। नहीं, एनआरवी लॉस कैरी डाउन नहीं चलता, कम्युलेटिव नहीं चलता, वो स्टॉक अगले साल बिक जाता है फौरन। ये नहीं एनआरवी लॉस कोई कम्युलेटिव नहीं होते, एनआरवी लॉस आता है स्टॉक पे और फिर वो अगले साल ही जनवरी फरवरी में स्टॉक बिक जाता है, उसमें ये एनआरवी लॉस कैरी डाउन तो कोई चीज नहीं हमने पड़ी हुई।
मतलब हमारे साल की करंट टैक्स की कर देते हैं वर्किंग, अगले सालों में तो जो भी हो, हमारे साल की, एक मिनट, वन बाय वन, हमारे साल की करंट टैक्स की वर्किंग, 13 की करंट टैक्स की वर्किंग में देख लेते हैं क्या होगा। 13 में अकाउंटिंग वालों ने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर दिए 300, टैक्स वाले कहते हैं रिकॉर्ड ना करो, तो 13 की करंट टैक्स की वर्किंग में 300 ऐड बैक कर देना था बस। 14 में वो माइनस आपकी टेंशन नहीं है, मैंने कहा हुआ था वो 14 आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि 14 में ना टैक्स वाले जब एसेट बेचेंगे तो पूरा ही 6300 खर्चे में डाल देंगे, वो आप टेंशन ना लो, वो खुद ही हो जाएगा। दिखा दें मुझे, दिखा दें क्या था उसमें, दिखा दें, निकाल लें। अच्छा हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो एनआरबी लॉस कितना है 13 में अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया 300। भाई कह रहे हैं कि अगले साल 300 का क्या करेंगे, अगले साल 300 का कुछ नहीं होता, अगले साल जब ये स्टॉक बिकता है तो टैक्स वाले पूरा ही 6300 खर्चे में डाल देते हैं, और वो आपसे ऐसे टेस्ट, चलो मुझे टेस्ट दे दो, मैं जरा ये एक एडजस्टमेंट और डिस्कस कर लूँ, फिर आप लोगों का सवाल लेता हूं मैं। ये इस सवाल के बारे में कुछ सवाल तो पूछें आगे, चलें आगे। डेटर्स आर आफ्टर 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शंस थी, या डेटर्स के कैरी डाउन लिख देते या प्रोविजन का कैरी डाउन निकाल देते। अब आपके पास दो ऑप्शंस थी, जो मर्जी कर देते, दोनों से जवाब सेम आना था। अच्छा, ग्रॉस डेटर, नेट डेटर। नेट डेटर जरा बैलेंस शीट में बताएं कितने हैं, नेट डेटर कितने हैं, नेट डेटर 13 के हैं, दीज आर आफ्टर प्रोविजन 3800 और 3325, 3800 और 3325, ये पड़े हुए हैं 95% पे, ये पड़े हुए हैं 90। अब इनको डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लें या डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। चलें डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, 4000, और इधर 3500। अच्छा, प्रोविजन 4000 का 5%, 4000 का 5%, 175। अब दो ऑप्शन सुने सॉल्व करने की। आप लोग लिखते प्रोविजन का कैरी डाउन 175 और 0 टैक्स बेस, 12 की डीटीएल की वर्किंग में 175 कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस 0, और 13 की डीटीएल की वर्किंग में 200 कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। लेकिन करंट टैक्स के लिए इन दोनों को ब्रॉड डाउन कैरी डाउन मार्के टी काउंट बना के बैलेंसिंग निकालना था, करंट टैक्स नहीं उसने मांगा हुआ था। तो बता दें ऑप्शन 1 और आसान ऑप्शन जो पास पेपर के क्वेश्चन 2 में की थी, जिसने आईएएस 12 शुरू किया था, तीसरे दिन वो सवाल किया था, पास पेपर के क्वेश्चन 2 के अंदर ये की थी एडजस्टमेंट। प्रोविजन का कैरी डाउन 175, टैक्स बेस 0, प्रोविजन का कैरी डाउन 200। एक नया तरीका सुने आज, वो ये है कि कैरिंग अमाउंट आप ले लेते 3800 और टैक्स बेस ले लेते 4000, लेकिन वो डेटर होता, फिर वो प्रोविजन ना होती, वो डेटर होता, तो भी जवाब डिफरेंस 200 ही आना था दोनों का। मतलब कैरिंग अमाउंट 3800 है और टैक्स वाले कह रहे हैं हम प्रोविजन को नहीं मानते। पता नहीं सोल्यूशन में क्या हुआ है, सोल्यूशन में प्रोविजन से खेला हुआ है, डेटर से खेला हुआ है। ओ शुक्र है, प्रोविजन से इसलिए खेला हुआ कि प्रोविजन आपको याद है करवाई हुई है, तो डेटर से नहीं खेला हुआ। किसी ने डेटर से खेले वैसे कभी, डेटर से किया आप लोगों ने? बड़ी कमाल बात है यार, आज तो पढ़ाए। डेटर से जरा खेलें, कैरिंग अमाउंट बताएं 3800 नेट ऑफ प्रोविजन, बट टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट एक्नॉलेज प्रोविजन 4000 डन, तभी 200 का डिफरेंस आना है 4300। कैरिंग अमाउंट 33, टैक्स बेस 3500। टैक्स अथॉरिटीज अलाउड डिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस ऑन एक्रूड एक्सपेंसेस, तो इसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर आ जानी थी।
ग्रेचुटी को तो वो मानते नहीं, बाकी तो ये रेट चेंज का डिफरेंस। ले आओ सवाल जो है।